चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 राज्यों में किस तरह के रुझान आ रहे हैं उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में 4 सीट पर कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में 3 पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। मध्य प्रदेश से आपको बता दें कि कमलनाथ आगे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। वहीं दिमनी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल फिर छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल पिछड़ गए हैं। बताया भी जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार के 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये रुझान है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो है अभी रुझान है और उसके बाद जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे तब भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कितना अंतर है ये भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान नाथद्वारा से कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता फिलहाल पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खास तौर पे अगर हम देखें तो 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। और देखिए यहाँ पर नाच गानों से जश्न मनाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो झूमती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि लग रहा है उनके चेहरों से कि उन्होंने तय कर लिया है कि तीनों राज्यों में बीजेपी आ ही रही है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ रुझान है, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे शाम होगी ये जो पाला है किसका भारी पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, तो ये पाला किसका भारी पड़ेगा जाहिर तौर पे देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो जश्न मना रही हैं, गाने की धुन पर थिरकते हुए और इस खुशी का इजहार करते हुए। और वो जीत जो मेहनत की एक एक कार्यकर्ता, देखिए कभी भी जीत होती है तो वो कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की बदौलत। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को, लोगों को साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह के अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जाते हैं, ताकि एक एक वोट जो है उसकी महत्वता समझते हुए उसको अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये गाने की धुन और यहाँ पर थिरकती हुई महिला कार्यकर्ता है। लेकिन यहाँ देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि बीजेपी ही जीत रही है। देखिए माधुरी, यहाँ पर डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि 158 और कांग्रेस 70, मध्य प्रदेश में ये स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि देखिए जीत तो हमारी ही होने वाली है। भले ये रुझान हो, लेकिन रुझान ही नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन नेहा यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कुछ और ही नजारा नजर आएगा, लेकिन रुझान कुछ और ही कह रहे हैं। रुझान तो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की बम बम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है जी। क्योंकि भले ही तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने के लिए मिले हो, देखिए घोटाले के मुद्दे बहुत बड़े इशू थे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें। बार बार भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाती रही, लगातार भूपेश बघेल को घेरती रही और ये कहती रही। और खासतौर पे महादेव ऐप की अगर हम बात करें तो चुनाव से ऐन पहले महादेव ऐप का मुद्दा उठाना। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दरअसल मध्य प्रदेश की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम नेता यहां पर मौजूद है। और सिर्फ फोकस टीवी पर, यानी कि उन रुझानों पर जो फिलहाल आ रहे हैं। और ये खुशी देखिए उनके चेहरे पर, ये खुशी साफ तौर पर जाहिर कर रही है और ये उनको आश्वस्त कर रही है कि जीत उन्हीं की होने वाली है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तमाम नेता नजर आ रहे हैं नेहा। लेकिन लग रहा है कि अब बिल्कुल
एक अलग ही खुशी नजर आ रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टुक नजर सिर्फ टीवी पर। देखिए, उससे पहले जो मेहनत होती है, चुनावी मेहनत जिसे कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ना, एक एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, वो मेहनत जब रंग लाती है तो जाहिर तौर पे वो चेहरे पर रंग दिखता है, वो खुशी दिखती है। और ये जो हमने इससे पहले तस्वीर देखी थी नाच गाने की धुन पर थिरकती हुई कार्यकर्ता विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं, कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। सर, इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड जो आ रहे हैं उसमें 3-1 होता हुआ दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक, प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कमी रहेगी? देखिए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी का रुख कर लेती हूं। कुलदीप जी, देखिए, चुनाव के समय में कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सरकार सिर्फ कांग्रेस की बनने जा रही है, लेकिन रुझान कुछ और ही कह रहे हैं, 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। सर जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। चुनाव के समय में कांग्रेस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस कांग्रेस को था कि कहीं ना कहीं आने वाले 5 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और जैसा कि भाई चर्चा हो रही कि ये तो 2024 से पहले के सेमीफाइनल है, तो कांग्रेस के लिए ये मेरे ख्याल से आत्मचिंतन का जो है ये समय होगा, अगर ये रुझान कहीं ना कहीं परिणाम में जो है कन्वर्टेड होते हैं। लेकिन मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि अगर ये ही परिणाम में आते हैं तो इस देश के ऊपर आज भी राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय के मुद्दे हावी है। और जो असली मुद्दे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय के मुद्दे की आप बात करने लग जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आपने, कांग्रेस ने 52 प्रत्याशी, विधायक जो दागी प्रत्याशियों को आपने टिकट दी, दागी नेताओं को आपने टिकट दी। अब आप ये बताइए, दागी नेताओं को टिकट देंगे, जनता जितवा दे? देखिए मैडम, एडीआर की रिपोर्ट आपने बहुत ही अच्छा इस मुद्दे को उछाला, और मैं आपको ये बता दूं कि एडीआर की रिपोर्ट क्या कह रही है, आप जरा इसको भी देखो। एडीआर की रिपोर्ट ये बता रही कि इस देश में जितने सांसद हैं, अभी भी 40% सांसद अपराधी छवि के हैं। इसके बाद आप इस देश में विधायकों की बात करो, इस देश में करीब 4,500 विधायक है, उसमें 42% जो है विधायक अभी दागी छवि के हैं। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9.5 साल में केंद्र में चल रही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने जो है प्रधानमंत्री बना था कि वो सारे की सारी राजनीति में जो अपराधी छवि के आदमी है सारे खत्म कर देंगे। और ये प्रधानमंत्री बना। अरे आप अभी मुझे मोदी जी की बात कर लेने दो। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से अपराधीकरण को खत्म कर दूंगा। सर, आप तो प्रधानमंत्री मोदी की बात करिए, अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री है, बात तो करनी चाहिए। मैं तो कह रहा मैं भी करूं और आप भी करूं। जो सही कर रहा उसे सही को सही कहो, और जो गलत कर रहा उसे गलत को गलत कहो। आप अपराधी छवि के नेताओं को टिकट देते सही कर दे। नहीं, अगर हम दे रहे तो हम भी गलत कह रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता से कह रहा, अगर कांग्रेस भी दागी गलत काम कर रही है। नहीं, अगर कांग्रेस गलत काम कर रही तो उस गलत काम का भी खंडन करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले, एक बात बताओ, केंद्र में खंडन कर रहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो बिल्कुल गलत किया। अगर क्या किया ही सर, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, गलत किया तो उसका नतीजा हमारे कहीं ना कहीं विरुद्ध आ रहा है। कांग्रेस उसमें आत्मचिंतन करेगी। लेकिन आप ये भी तो कहिए कि राजनीति से अपराधीकरण खत्म क्यों नहीं हुआ? भाई आपने और हमने, कांग्रेस ने अपराधियों को टिकट दिया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, ये कह रहे हैं। अरे ये मैं क्या कह रहा, ये तो भाई आपके रुझान बता रहे हैं। अगर ये परिणाम में तब्दील होंगे, ये मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ रहा, भाई मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है। मतलब पार्टी की गलती बता रहे हैं ना। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, चेहरे पे खुशी आपकी बता रही है
कि भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है। अभी मुबारकबाद दे दूं आपको या थोड़ी देर का और इंतजार किया जाए? मुबारकबाद के हकदार हम भी हैं, आप भी हैं और वो तमाम लोग हैं जो इस विधानसभा चुनाव को जिताने में सहयोग किए। वो हमारी कार्यकर्ता है या हमारा शिक्षक नेतृत्व जो एक प्रमाणिक। लेकिन अभी आपने सुना ना, अभी आप कुलदीप जी को सुन रहे थे, कह रहे अपराधी छवि के नेताओं को हमने टिकट नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी दी है। ऐसा उनको बढ़ाने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी? देखिए, ये सब चीजें जो है ना, ऐसे बोल ऐसी चीजों को अगर कहीं चर्चा के केंद्र में रख कर ये बात करेंगे तो इनका सबसे बड़ा कोई अगर अपराधी है तो उप मुख्यमंत्री है जो कर्नाटक का है, डीके शिव कुमार, जिसके घर से 11 करोड़ कैश निकलते हैं, 600 करोड़ की संपत्ति अटैच होती है। तो अपराधियों की बात तो ना करें, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि गोबर जैसे गाय के गोबर के नाम पर जो है आपने पूरे छत्तीसगढ़ को जो है लूट लिया। आप सरकारी शराब के दुकान से आप नकली शराब बेचते रहे और जब उसकी पोल खुली तो आप बिलबिलाने लगे। राजस्थान में जो है पेंशन के नाम पर 41,000 करोड़ का आप घोषणा करते हैं कि हम पेंशन देंगे और उसका कोई कानून नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, आप दे पाते हैं। नहीं, ये तो सब चीजें ठीक है, शराब घोटाले की बात की, गोबर घोटाले की बात की, लेकिन महादेव एप्लीकेशन, महादेव सट्टेबाजी का जो पूरा मामला है ये ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, छत्तीसगढ़ की आप बात कर रही हैं जी। देखिए, महादेव ऐप जो है वो हम और आप हो सकता है कि राजनीतिक चर्चा का विषय हम बनाते हैं, लेकिन सवाल हम और आप सोच के मतलब इस चीज को कहीं अगर सोचना शुरू करें कि महादेव ऐप के जरिए जो 550-600 करोड़ रुपए की जो एक स्वीकृति, एक ड्राइवर जो सब बातें बता रहा है, उसको लेकर सुन के आदमी को हैरानी होती है कि इस देश में राजनीति के नाम पर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाया जाता है, फिर सत्ता को हथियाने के बाद जिस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है, जिस तरह का अपराध किया जाता है, उस अपराध से बड़ा अपराधी देश में और क्या हो सकता है? प्रमाणिक। देखिए, मैं फिर कहूंगा नेहा जी कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार डिबेट में मैं रहा और बहुत सात्विकता के साथ अपनी बात को रखता हूँ। देखिए, इस देश में जब आप कोई ऐसी बात कहेंगे जो प्रमाणिक हो, जो लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। आज प्रधानमंत्री जी कहीं दम भर के कहते हैं ना कि भाई देखिए, हम कोरोना काल में जो लोग कहीं अब छूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, वो परिवार बिखर ना जाए, उसको हम कहीं भोजन की व्यवस्था करें, आयुष्मान के जरिए उसकी स्वास्थ्य। देश में जो है हम वर्ल्ड में आप ये समझिए 700 करोड़ की आबादी है विश्व की, उसमें आज सबसे बड़ा अगर कोई कंट्रीब्यूटर हो सकता है वर्ल्ड में लोगों को कहीं वर्क फोर्स देने में, तो हिंदुस्तान हो सकता है। और उसमें अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है अपने लोगों को स्किल कर रहे हैं, अपने लोगों को इस लायक बना रहे हैं कि पूरे विश्व में हम सेवा कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स क्या कहता है सर? हंगर इंडेक्स में साफ है आज के डेट में जिस प्रकार से जो हालात थे, हंगर इंडेक्स का जो पैरामीटर्स था उसको बदले गए हैं। तेंदुलकर कमेटी का आप रिपोर्ट उठाइए, जो योजना आयोग का था, उसमें जो 3 पैरामीटर से आज हंगर रिपोर्ट का इंडेक्स में 23 पैरामीटर जोड़े गए हैं। तो 3 और 23 को अगर कहीं तुलना करके बात करिएगा तो हंगर इंडेक्स आपको कहीं ना कहीं उसी तरह से दिखाई देगा जैसे कि आप इसको बाजीगरी या कह लीजिए कि जगलरी, आंकड़ों से जगलरी करके कांग्रेस खेलती रही है। कांग्रेस के टाइम का था कि लोगों को, गरीबों लोगों को खाना दिया जाए, लेकिन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आप लेकर आए, लेकिन कहाँ लागू हुआ? मेरा ये कहना है कि आज जो हमारे शिखर पुरुष है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी राजनीति का जो एक सोच है कि जनता के साथ कनेक्ट हुई है, विकास, विश्वास और प्रयास, इस सबका साथ मिलकर जब कमल खिलेगा तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। अब हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी बढ़ी है। और साथ में ये जो 80 लोकसभा है, जिसमें अभी आप रुझान की दृष्टि से देख लीजिए, हम कम से कम 70 लोकसभा सीटों में बढ़त बनाए हुए, 70 लोकसभा में। ठीक है, ठीक है। ये कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए, कनेक्शन जो जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट होते हैं, जो जनता के साथ उनका कनेक्शन होता है बीजेपी के नेताओं का, वो कनेक्शन काम आता है। ये कनेक्शन नहीं बना पाई कांग्रेस। हाँ मैडम, मैं बिल्कुल, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी के अंदर एक कला है, और मैं तो कह रहा कला नहीं, प्रधानमंत्री जी तो जादूगर है।
वे तो गुड़गुड़ी जो है जादूगर तो अशोक गहलोत भी थे। नहीं, अभी आप प्रधानमंत्री जी की बात मैं कर रहा, आप जो है अशोक गहलोत पे चले गए। मेरी भी बात मैडम पूरी होने दो आप। अशोक गहलोत प्रधानमंत्री जी इतने बड़े जादूगर है कि वे हर जो है काम को एक इवेंट बना दे। आप देखो अभी लेटेस्ट नई संसद का उद्घाटन हुआ, एक तरफ तो जो है बेटियां जो है जंतर मंतर पे बैठी थी, उन्होंने जो है उसको जो है वे इवेंट बना दिया। आप जरा सी बात को इस तरीके से इवेंट बना देंगे। और मैडम इवेंट बनाया किसने, तो बताइए, आपने बनाया या भारतीय नहीं, ये जनता प्रधानमंत्री पार्टी जी ने तो बनाया? बना दे और देश की जनता का ध्यान भटका दे। मैं फिर कह रहा, मैंने अभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बताई थी कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सको, लेकिन आप सब लोगों को सब समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। अभी फिलहाल इस देश के लोग मूर्ख बन रहे, बिल्कुल गंभीरता से कह रहा। अगर मूर्ख ना बनते तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने शिक्षा की बात करी, मैं शिक्षक हूं, आप देखो आज शिक्षा व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। अरे देश में सारी शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया। मैं आपको भी बताऊं, आप मेरी बात वहां जनता मूर्ख नहीं है। ना मेरी बात पूरी होने दो, हार जाओ वहां नहीं अजी आप बात पूरी नहीं होने देते। हिमाचल प्रदेश नहीं मेरी बात पूरी होने दो। मैं शिक्षा ना मेरी बात पूरी होने दो। कैसी बात नहीं अरे तो मेरी बात सुनो ना, मैं कैसी बात कर रहा, जनता सब जानती मैं है। अभी मेरी बात सुनो, मैं अभी शिक्षा की बात कर रहा, मैं एक शिक्षक हूँ। इस देश में शिक्षा व्यवस्था की कोई बात हो रही क्या? गंभीरता से सोचो, आपके और हमारे बच्चे कौन करेगा? आप ये सरकार उस यज्ञ में सब के सब जुड़ना चाहते हैं और सब के सब सहयोग देना चाहते हैं। आज के चुनाव के परिणाम इसको एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ये सब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये सब इतिहास है। अब इन सबको भूल जाइए। विकसित राष्ट्र का जो सपना है उस तरफ बढ़िए। राजस्थान में भी बब्बर जीत की तरफ सर आगे बढ़ रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, उसको लेकर सर एक शब्द राजस्थान में भी बहुत अच्छी जीत होगी। अशोक गहलोत जी के करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं थी उसके ऊपर जनता ने एकदम स्पष्ट वर्डिक्ट दिया है। 2024 की रात है, प्रधानमंत्री 24 चुनाव में बहुत प्रचंड जीत होगी। तो सुना आपने, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद है। वहीं कांग्रेस के मुख्यालय में अब तो फिलहाल खुशी का मौका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर यूं कहे कि खुशी की तस्वीरें निकल के सामने ही नहीं आई। हालांकि तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है यहाँ पर। नहीं मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तेलंगाना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप तेलंगाना की क्यों बात कर रहे हैं भाई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अभी रुझान जिस तरीके से कांग्रेस के जो है विपक्ष में जा रहे हैं, तो अपने आप में ये तो भाई बहुत ही सोचनीय है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो ये कहा जा रहा था, देखिए इसका असर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा निकली और तमाम राज्यों से, राजस्थान में भी गई। नहीं बिल्कुल, और उसका असर क्या पहले देखने को नहीं मिला? मैं तो कह रहा, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कर्नाटक में चुनाव हुए, वहां पे पॉजिटिव चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में रहे। अभी तेलंगाना की भी अगर बात करो, तेलंगाना में भी अगर कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आ रहे तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ। और कर्नाटक का चूंकि पड़ोसी राज्य है तो इस बात का जो है काफी असर पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान तो खोली थी, लेकिन जनता नहीं जुड़ पाई सर। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये तो आप नहीं कह रही है, तो भाई हमें रिजल्ट भी ऐसे बता रहे हैं कि जनता नहीं जुड़ पाई। हो सकता है कि अभी कांग्रेस को और वेट करना पड़े, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है चुनाव को लेकर, इस पे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। भाई मैं छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस के रूप में बैठा, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत ही सोचनीय है कांग्रेस के लिए। सोचनीय तो है सर, लेकिन ये कहा जा रहा था हिंदुत्व की काट ढूंढ ली है, विपक्षी पार्टियां एक है। हाँ। अब तो बात जाति की होगी, जाति के आधार पर जनता को बांटा जाएगा। देखिए नेहा मैडम, 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं एक ऐसे जिले से आ रहा, मेरा जिला है यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर, और 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे। और अभी पूर्व में भी जाति की बात होने लगी तो वहां पे जाटों की बात हो रही थी। मैं खुद जाट कमेटी से हूं। 2014 से जिस तरीके से जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया वो सबको पता। अगर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है तो उसमें कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा हाथ है। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की मैं बात बता रहा। मैं कल बागपत के अंदर था, बागपत में एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी से मैं डिस्कस कर रहा था, और जब मैं 10 साल पहले उनसे डिस्कस कर रहा था तो उनकी विचारधारा ये थी कि भाई मोदी इस जीत का श्रेय जाता है। और अभी पिक्चर और जब साफ होगी तो आप देखेंगे कि और इसमें
इजाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थक नारे लगा रहे 5वीं बार सीएम बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, आपको लगा? वो पार्टी तय करेगी। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप जी जल्दी से जी, अपनी बात पूरी हाँ, करें। तो मैं एक बुजुर्ग आदमी का एग्जाम्पल बता रहा था। जब मैं कल बागपत में था तो वो बुजुर्ग आदमी जब 10 साल पहले बात करते थे तो ये कहते मैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ तल्ख टिप्पणी की थी, इसे कैसे देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूं और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और राज्य में आपकी भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है, ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं और खुशी से गदगद हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं थी उसके आधार पर जीत मिली है और उतनी जीत मिली है जितनी उनको यकीन भी नहीं हो रही है, यानी कि उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। कुलदीप जी तो मिला है ना जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद?
नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में तो ये तो खुद भाजपा वाले भी नहीं सोच सकते कि इस तरीके की जो है ये जीत की तरफ जो है जा सके। कांग्रेस को डेंट मिला या नहीं मिला, ये बताइए ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए। एक बात बताओ मैडम, मेरे से कहलवा के आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। ये तो रिजल्ट बता रहे हैं कि भाई हाँ, कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से जो है पिछड़ रही। मैं अगर इस बात को कह दूंगा तो आपको ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। आप कहिए ना, कहने के लिए तो बैठे हैं। हाँ, देखिए नहीं, महेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो महेश जी तो मुस्कुराओगे। महेश जी तो अभी हम भ्रष्टाचार उसकी बात कर रहे थे, राजनीति में अपराधीकरण की ये भी बात कर रहे थे। अगर मैं महेश जी को बताऊं, आप तो ऐसी पार्टी है कि आपकी पार्टी में जितने बड़े अपराधी, आप उनको उतनी बड़ी पदवी दे। जरा कृपा करके ध्यान करके नहीं, इससे पहले आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई। अब मेरी बात फिर टोकने लगे। मैं राजनीति में अपराधीकरण की बात करने लगा, आप मेरी बात नहीं। मैडम ऐसा नहीं चलने की, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आप बात करो। बीएस येदियुरप्पा जी कौन थे? घोटाले में लिप्त थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आप हेमंत विश्व शर्मा जी की बात करो, कौन थे? उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। शिवराज सिंह चौहान मामा जी की वाहवाही हो रही, ये व्यापम घोटाले में लिप्त थे, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कौन थे? घोटाले में लिप्त थे, उन्हें जो है विपक्ष का जो है नेता बना दिया। अरे शर्म नहीं आती आपको? रुक जाओ, मैं फिर कह रहा, ये जनता के ऊपर जो आपने चश्मा लगा रखा, धीरे धीरे ये उतरेगा। और मैं तो खुद अपना एग्जाम्पल बता रहा भाई, मैं भी कभी इनकी तरफदारी कर रहा था, लेकिन आज इन्हीं की छाती पर बैठ के इन्हीं के विरुद्ध बोल रहा आने वाले टाइम में। और मैं एक बुजुर्ग आदमी का एग्जाम्पल दे रहा था। मैडम आपने वो बात फिर मेरी बीच में रोक दी। मैं परसों बागपत में था, एक बुजुर्ग आदमी से मैं ऐसी राजनीति की बात करने लगा। तो जब मैं उनसे पूछने लगा मोदी जी और योगी जी के बारे में, अगर मैं निभाई है, और वैसे ही भूपेंद्र यादव जी, अश्वनी वैष्णव जी, शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, हमारे सेक्रीफाइस कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उन लोगों ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक, और इसका परिणाम ये है जो बता रहा है। क्या कुछ कारण, सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप इतनी बड़ी जीत? देखिए, एक कारण जो सबसे पहले जनता के मन में आ रहा है और हमारे मन में भी, महिलाओं के लिए जो काम किया है शिवराज जी ने, चाहे वो लाडली बहना हो, महिला सशक्तिकरण के, या अभी हाल ही में जो उन्होंने लाडली बहना किया, और लाडली लक्ष्मी जो 45 लाख बहनें जिनका जीवन परिवर्तन किया, ये अपने आप में मायने रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 33% राज्यसभा और लोकसभा में कहा है, तो ये अपने आप में मायने, लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग देश की आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और खास करके मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को जो सम्मान दिया है मध्य प्रदेश में, उसके ये परिणाम दिख रहे हैं। आप लोग के आकलन और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, और उनका दावा था कि 130 से 135 सीटें जीतेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम क्या कहेंगे, कांग्रेस ओवर एस्टिमेट करती है। कांग्रेस के पास कौन थे बताइए ना? 2 लोग थे, बाकी हम उनकी बुराई करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते। उनको विचार करना चाहिए, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और दूसरा, जो लोग एंटी इनकम्बेंसी कह रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी कहां? राजस्थान में दिखा। एंटी इनकम्बेंसी कहां दिखा? छत्तीसगढ़ में दिखा। मध्य प्रदेश में तो प्रो इनकम्बेंसी है, सीधे से साबित हो गया इतनी सीटें आने के बाद कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सरकार? पार्टी, देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी तय करती है वो होता है। थैंक यू। जी हाँ, तो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी तय करती है वो होता है। जल्दी से कुलदीप जी, आप बार बार रुक रहे हैं, फिर आप मेरे पे ठीक रहा उसका नहीं नहीं मैम, बिल्कुल मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा कि जल्दी 10 सेकंड में मैं बागपत में था, एक बुजुर्ग आदमी से मेरी बात हो रही थी। जब 10 साल पहले उन्हीं बुजुर्ग आदमी से मेरी बात होती थी, तो वो ये कहते थे कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के मेरा सपना है। मगर जी मोदी जी क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? वो बोलते थे महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों की आमदनी। हाँ, अब वो कह रहे कि भाई बड़ा गड़बड़ कर दिया। मगर भाई गड़बड़ क्या कर दिया? नुको हमने रंडुओं के हाथ में सत्ता सौंप दी। रंडुओं का मतलब है जो नहीं, बात सुनिए, नहीं, ये मैडम आपको बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाई जो है बैचलर आदमी है, उन्हें तो घर पे जो है किराए पे भी रखना पसंद नहीं करते। इनके हाथों में तो हमने अपना देश सौंप दिया पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की थिंकिंग जो है चेंज हो रही। और अब नहीं, पश्चिम यूपी से
भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें निकाली पता है आपको? हाँ बताइए। मुझे बिल्कुल पता। बताइए, क्यों यूपी भाई? में बताइए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा पहले। किसकी सबसे ज्यादा सीटें ये बताइए ना मुझे। नहीं, यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन सबसे ज्यादा गवाही भी जो है भाजपा नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप देखो पहले, अगर मैं राष्ट्रीय लोकदल की सबसे बात ज्यादा करूं, सांसद किसके बताइए? भाजपा के है। फिर नहीं तो आप, लेकिन पिछले चुनाव की आप बात करो ना मैडम। पिछले चुनाव में तो भाजपा ने पिछले सारा का चुनाव सारा कितने पश्चिम दिनों उत्तर- पहले चुनाव हुए हैं? कितने दिन पहले चुनाव हुए? बताइए मुझे। आप बताओ। 2 साल पहले चुनाव हुए। 2 साल भी नहीं हुए अब तक। भाजपा ने 22 में पश्चिम हुए। उत्तर प्रदेश में, और मैं फिर कह रहा कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। हमने इस भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया, ठीक है। और अभी भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। आप देखो, अभी मैं शामली जिले में हूँ। शामली जिले में किसान अपनी मांग को लेकर 90 दिन से धरने में थे। उन्हें अपनी मजबूरी के वश अपना धरना खत्म करना पड़ा, क्योंकि उनको फसल की बुआई करनी थी। अब मुझे बताओ, जब यूपी में चुनाव होंगे, क्या वे किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं, उससे पहले लोकसभा चुनाव आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग वोट नहीं डालने के। Has always been giving the bogus promises. People have seen it in Karnataka, people have seen it in Himachal Pradesh. So literally they have failed. That's why they have rejected, people have rejected the Congress party. I am very happy, especially as the in charge of Rajasthan. We have won, and we will cross 124 at least. And this will impact on 24 elections also? It will be better impact, and we will, last time we had less number of seats as far as assembly is concerned, but we had huge mandate in Lok Sabha in all these states, and that will repeat, and we will have a better result than 19 in all these states. Thank you so much, sir. कुलदीप जी, आपने 3 राज्यों की तो बात कर ली, नाकामी की भी बात कर ली, लेकिन तेलंगाना में तो आपको उपलब्धि मिल रही है ना, उसकी भी थोड़ी बात कर लीजिए। जी मैडम, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो जो तेलंगाना की जनता है उनको जो है धन्यवाद देना चाह रहा। और तेलंगाना की अगर राज्य की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव की एक लहर थी, और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं भाई, जो है भारतीय जनता पार्टी वाले तो तेलंगाना में जो है कमाल कर देंगे, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड रिजल्ट है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की हमने अभी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, और वहां पे जो कर्नाटक पड़ोसी राज्य है। लेकिन इससे पहले सर आप बोल रहे थे कि देश की जनता मूर्ख है। नहीं, तो तेलंगाना में हाँ, जनता मूर्ख नहीं है? नहीं, मैं वो क्यों बोल रहा था, और आप इसे कहां से लिंक करने लगे? मैं तो ये कहना चाह रहा। आपने बात की सर, आपने ही बात की, आपने बोला कि जनता मुद्दे नहीं देख रही है। हाँ, आपने देश की जनता की बात की, राज्यों की जनता की बात नहीं की। बिल्कुल मैं कह रहा। आप एक बात बताओ मैडम, मुद्दा तो राजनीति में होना चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। मैडम, जिस स्टूडियो हम बैठे यहाँ पे सांस लेने के लिए हवा नहीं, यहाँ का AQI 400 के पार चल रहा। सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जहां पर आपकी सरकार बन रही है वहां की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार बन जाती है मैं इसे पूरे ओवरऑल जो है पूरे देश के एस्पेक्ट में इस बात को कह रहा। मैडम, मुझे एक बात बताओ, मैं फिर कह रहा, शिक्षक समाज से हूं। आज एक आम इंसान अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। जुम्मा 4 दिन रुक जाओ, अभी भाई आपका भी टर्न आएगा, आपके भी बच्चे होंगे, आप अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। और कितनी इस देश में व्यवस्था है। एक बात बताओ, गरीब का बच्चा बेचारा सुबह उठ के उसे अच्छे से नाश्ता नहीं मिलने का, अमीर का बच्चा हॉर्लिक्स ठीक है महेश जी, ये स्थिति आप लोगों ने देश में कर दी। सुन लीजिए, कह रहे हैं गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, गरीब को खाना मिल नहीं सकता, कह रहे ये स्थिति देश में कर दी है, और आप 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करिए प्लीज। जी, महेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हमें। चलिए एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुलदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है ना, देखिए आप कह रहे गरीब को रोटी नहीं मिल पा रही, और बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल पा रही, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। ये तो वाकई अगर इस तरह की स्थिति है तो बहुत खराब स्थिति है, लेकिन जनता तो नहीं समझ पा रही है ना। हाँ, तो मैडम मैं यही तो कह रहा हूं। या आप नहीं समझा पा रहे? नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, या तो जनता समझ नहीं पा रही,
या हम समझा नहीं पा रहे। भाई आप एक बात देखो, इस देश में वोट डालने वाले कौन हैं? इस देश में वोट डालने वाले किसान हैं, इस देश में वोट डालने वाले युवा हैं, इस देश में वोट डालने वाले कर्मचारी हैं। अब आप आज के टाइम में किसान की स्थिति ना आप किसानों को समझा पा रहे, ना आप कर्मचारियों को समझा पा रहे, ना आप युवाओं को समझा पा रहे, ना ही आधी आबादी महिलाओं को समझा पा रहे। तो मैं तो कह रहा, आप मेरे से फिर बार बार कहलवा रहे भाई, या तो हम नहीं समझा पा रहे या वे समझ नहीं पा रहे। जब किसी भी इंसान के ऊपर राजनीति के अंदर धर्म का चश्मा लग जा तो वहां सिचुएशन ऐसी हो, और ये सिचुएशन हिंदुस्तान की नहीं, अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें, जिस जिस देश में राजनीति में धर्म घुस गया उस देश से फिर ये सारे के सारे मुद्दे, जिन मुद्दों की मैं बात करूं, ये मुद्दे धीरे धीरे छोटे होने लगे, मुद्दे गायब होने लगे। आप एक बात देखो, अभी थोड़ा सा सिलसिलेवार हम पीछे जाने की बात करें, इस देश में आंदोलन हुए, इस देश में किसानों का आंदोलन हुआ, इस देश में अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी जो है महापंचायत हुई, उसमें पूरे देश से जो है कर्मचारियों ने भाग लिया। इस देश में युवा भी नाराज है। भाई जब इस देश में युवा नाराज है, किसान नाराज है, कर्मचारी नाराज है, तो भाई ये वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल रही? कैसे मिल रही? यही बताइए कैसे मिल रही? मैं बता तो रहा भाई, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले इन सारे मुद्दों को पीछे धकेल दे और ये धर्म के मुद्दे को लिया हुए। तो आपने भी तो जाति का चश्मा लगाने की कोशिश की थी। हाँ, हमने जाति का चश्मा लगाने की कोशिश नहीं करी थी, हमने तो देश को देश की हकीकत बताने की कोशिश करी थी। अच्छा, और मैडम जातिगत जनगणना कराएंगे? हाँ, आप खुद क्या बोल रहे हो ना, हमने ओबीसी की बात करी थी। और आप एक बात बताओ, ये ओबीसी की बात क्या हमने कुछ गलत करी थी? और मैं आपको एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है वो भी इस बात से सहमत होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से केंद्र की सत्ता में जो है काबिज है और उनको जो है अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने का मौका मिल रहा, तो उसके पीछे जो है ओबीसी के वोटर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे। सुन पा रहे हैं आप हमें? और आंकड़े ये बता रहे कि 2009 में ओबीसी जो कांग्रेस के पक्ष में थी, वो कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही। अब हम उसी को ही वापस अपनी तरफ खींचने के लिए हमने ओबीसी को समझा, भाई तुम उनके पाले में तो चले गए, लेकिन इन्होंने किया क्या तुम्हारे लिए? भाई एक सिंपल सी बात है, जिसकी किया क्या महेश जी? ये तो कह रहे हैं देश में इतनी विचित्र स्थिति है, देश के हालात खराब है, बेरोजगारी है चरम पर, महंगाई चरम पर है, कह रहे हैं कि जो गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। इतने हालात आप लोगों ने देश के खराब कर दिए, लेकिन 3 राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो रहा है? कह रहे हिंदुत्व के नाम पे बांट बांट के आप लोग जो हैं वोट ले रहे हैं। ये वैसे ही हो रहा है, इनकी समझ वैसे ही है जैसे इनके नेता कहते हैं कि एक तरफ आलू डालेंगे, दूसरी तरफ सोना निकालेंगे। तो अब ये इस तरह के, मतलब अब मैं क्या कहूँ, इसको चुटकुला कहें या इसको राजनीतिक अदूरदर्शिता कहें, सवाल यह है कि आपके अंदर वो चीज है नहीं। आज इनके 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो है बेल पे हैं, और वो भी भ्रष्टाचार के मामले अपने करते रहे, और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। आखिर में जिस भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, आज हम ये अगर कहें कि विकास के युग पुरुष के रूप में अगर कहीं नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व देख रहा हो, हमारा देश क्यों नहीं देखे? 140 करोड़ जनता को हम और आप नेहा जी इस बात के साक्षी हैं कि अगर इस कोरोना में प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका अपने पांव में नहीं लगाया होता सबसे पहले, जिसमें राहुल गांधी जैसा व्यक्ति 1.5 साल के बाद लगवाता है, अखिलेश यादव तो लगवाते ही नहीं है। तो आप सोचिए कि जिसको देश के प्रति लगाव नहीं है, जिसके देश के प्रति ऐसी सोच नहीं है, जो आदमी देश का जो है इमेज खराब करता हो विदेश में, जनता इतना तो समझदार है ना। तो राहुल गांधी देश की इमेज खराब करते हैं, स्वाभाविक है। आप देखिए ना, बाहर जाके विदेश में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह के प्रपंच। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने
पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना की आंधी चली है, आप मानते हैं कि लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। तो मध्य प्रदेश के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर मध्य प्रदेश के दिल में मोदी हैं और मोदी के मन में दिल में मध्य प्रदेश है, तो मोदी के दिल में क्या शिवराज सिंह चौहान भी है क्या? और यही माने कि अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ही होंगे? कैसी बात आप करनी है? शिवराज क्यों नहीं है? शिवराज हमारे एक डिक्लेयर नहीं किया गया था ना आप लोगों की तरफ से? नहीं, बहुत हमारे एक प्रतिष्ठित और प्रमाणिक नेता है, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। उनके नेतृत्व में प्रदेश फला फूला, और आगे भी उसी प्रकार से उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश को एक मतलब फलने फूलने का मौका मिलेगा। और वो एक मुख्यमंत्री के रूप में आज देखिए 2005 से लेकर और यहाँ तक की यात्रा 18 साल में जिस प्रकार से उनका प्रखर नेतृत्व रहा, उनके नेतृत्व के लिए उनको साधुवाद। और हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से कहीं मतलब आनंदित हैं कि आज जो मध्य प्रदेश में हुआ वो करिश्मा तो इस देश में शायद ही कभी हुआ कि विकास के रथ पे चढ़ के और हमने ये परचम फहराया। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो पहले मुख्यमंत्री है और पहला प्रदेश है जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है देश की। प्रथम राज्य बना है मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा अगर किसी का जीडीपी में ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है वो है राजस्थान, जहां 1 लाख लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वहां पर लोन है, सबसे ज्यादा लोन लेने वाली सरकार बन चुकी है। तो इस प्रकार से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करके बात करेंगे तो समझ में आता है कि भाई काम जो है कितना। लेकिन सर ठीक है, पीएम मोदी को लोग इतना पसंद करते हैं, प्रचार प्रसार भी उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन राज्य की सरकार तो मुख्यमंत्री चलाएगा ना, मुख्यमंत्री का महत्व ही नहीं नजर आ रहा है। माधुरी, यहाँ पे अगर ये राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं सर जी, तो मैं यहाँ आंकड़ों के साथ बता देती हूँ कहाँ पे कितना लोन है और कौन सा प्रदेश कितना कर्ज में डूबा हुआ है। अगर राजस्थान है तो सर मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है सर। मध्य प्रदेश के हालात बता देती हूँ, वहाँ पे तो आप ही की सरकार थी पहले 2000। मैं आपको नेहा जी फिर कह रहा हूँ कि लोन लेना, जैसे हम और आप भी लोन लेते हैं और लोन लेके बैंक करप्ट हो जाते, लोन लेके उसको जो एक आपकी डेफिसिएट होता है ना राज्य सरकार की, वो ऐसे भी कानून है और ये हमारा संविधान भी है और हमारी मतलब ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप 4% से ज्यादा अपना डेफिसिएट नहीं बढ़ाएंगे। और आज देखिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ और राजस्थान का डेफिसिएट कितना है, मध्य प्रदेश, ये तो खैर दूसरे दिन की हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन नेहा जी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं आज एनडीटीवी पे मॉर्निंग में जब था
तो लोगों ने, जब मैं कहा कि भाई सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं उम्मीद है तो छत्तीसगढ़ से है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो मेरा उपहास उड़ाया गया वहाँ पे, और ये कहा गया कि भाई इनको दिखाओ कि पोस्टल बैलेट का जो नतीजा आया वो क्या आया, तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिली हुई। बोले कि आप इस बेसिस पे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे। मैंने कहा साहब ये विश्वास है, अगर ये विश्वास जो है बोलता है कहीं, और विश्वास किस बात का, इस बात का थोड़ी है कि हम अंधविश्वास से करते हैं, विश्वास इस बात का है कि हमारा जो शिखर युग पुरुष है, विकास का युग पुरुष मैं कहता हूँ, विकास के अवतार अगर मैं किसी को कहता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ। और जिस प्रकार से अमित शाह जी गृह मंत्री ने जितना आप देखिए मेहनत इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी तो सर ये कह रही है कि आप लोगों का जो ट्रम्प कार्ड है वो सिर्फ ईडी और सीबीआई है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ इनको छोड़ दिया जाता है परेशान करने के लिए। देखिए ये तो एक मतलब आप कह सकती हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, हमारे जो मित्र हैं उनको लगता है कि इन सब चीजों से उनको फायदा हो सकता है। ये सब चीजें कही जाए कि इनमें शिफ्ट है, इनमें कहीं शिफ्ट नहीं है, इनमें आपस में कोई मतलब आपसी सामंजस्य इनका बहुत कमजोर है, ये सब बेकार की बातें। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक उस तरह का नहीं है संस्कार जो कांग्रेस का है। कांग्रेस के संस्कार में और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में जमीन आसमान के फर्क है। सबसे पहली बात तो ये मत और बढ़त मिल रही है, इसका मतलब साफ है कि ये मोदी मैजिक है और मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है और कांग्रेस की फर्जी नौटंकी को लोगों ने नकारा है। कौन असली गारंटी देता है और कौन असलियत में डिलीवरी और परफॉर्मेंस करता है, इस पर जनता ने आज मोहर लगा दी है। एक तरफ तो मोदी जी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वो फर्जी नौटंकी है। 18 वर्ष के बाद भी मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्य मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं पिछले 18 वर्षों में, ये दिखाता है ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी हुआ है। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर 5-5 वर्षों के कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकारों को नकारा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति कितनी घोर एंटी इनकम्बेंसी और आक्रोश बना हुआ था वो आज सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना है और कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। जी, आप राजस्थान में पर्सनली रहे हैं, आपका काफी पार्टिसिपेशन रहा है ऑन अ ग्राउंड लेवल आल्सो। क्या लगता है व्हाट आर द रीजंस कि देयर इज अ चेंज इन द मूड इन द पब्लिक ऑफ राजस्थान? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने लूट झूठ और फूट की सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया हो। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया था, परंतु महिलाओं के उत्पीड़न दिया और महिलाओं के दृष्टि से बलात्कार से नंबर 1 बन गया राजस्थान। जिस प्रकार से युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, परंतु पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा, बेरोजगारी में 20% से ऊपर बेरोजगारी रही। तो हर वर्ग को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस की इस नकली और फर्जी गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है। ये एक तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में गला काट कट्टरता को खुला मंच दिया हुआ था। राजस्थान में कहीं पर पीएफआई का खुला मार्च चलता था, कहीं पर गले कटते थे दिन दहाड़े। तो जिन लोगों ने राजस्थान को कट्टरपंथियों का अड्डा बनाया था, आज राजस्थान के युवाओं ने कहा कि इसको स्टार्टअप का हब बनाना है और इसीलिए आज जो नतीजे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं ये अपेक्षित है। भ्रष्टाचार की भी लाल डायरी से बहुत सारे जो रहस्य है वो खुलकर सामने आए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। तो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए राजस्थान की जनता ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। कुलदीप जी, देखिए, अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी हार रही है और ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार रही है, दोनों में अंतर होता है। ये जो अभी रुझान आ रहे हैं ये तो ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, आप जो अंतर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं छत्तीसगढ़ की खासतौर पर बात कर लूं या और तमाम राज्यों की भी हम लगातार जिक्र करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की तरफ से योजना शुरू की गई थी, गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें कहा गया था कि
महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम तो 12,000 रुपए देंगे, लेकिन उसके बाद वो 12,000 रुपए लेने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। हाँ मैम, बिल्कुल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और जैसे आप बोल रहे कि भाई एक तो हारना है, एक बुरी तरीके से हारना, अगर यही रुझान परिणाम में परिवर्तित हो गए तो डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को मान रहा कि कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार रही। लेकिन अब आप जो ये कंपटीशन की बात कर दी कि भाई बीजेपी वालों ने 15,000 बताए और भाजपा वालों ने जो है 12,000 बताए और इसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे और हम और आपके भी आदर्श है, वो एक बात कहते थे कि अगर जनता को कुछ मुफ्त में देना तो उन्हें शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, न्याय दे दो। अगर इसके अलावा आप कुछ मुफ्त में देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता को कामचोर बनाते हैं और देश को कमजोर बनाते हैं। मैं यहाँ कांग्रेस की भी बात कर रहा, अगर कांग्रेस भी मुफ्त में, तो सर ये शुरुआत अपने आप से क्यों नहीं की गई? अगर आपको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा बोला था तो उस पर अमल करना चाहिए कांग्रेस को। नहीं मैडम, ये तो शुरुआत किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी, ये कांग्रेस को करनी पड़ो, भाजपा को करनी पड़ो, या मैं तो कह रहा देश की जनता से उम्मीद पहले करनी चाहिए, खुद पहले अमल करना चाहिए। देश की जनता मैं कह रहा इसकी शुरुआत करें आने वाले टाइम में। भाई आप एक बात बताओ, आप मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, आप मुफ्त में स्वास्थ्य नहीं देंगे, आप मुफ्त में न्याय नहीं देंगे, और आप ये थोड़ा बहुत कि भाई ये स्कीम ला दी, ये स्कीम ला दी, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप चुनाव आएंगे, आप गैस के सिलेंडर को कह देंगे कि हम 400 रुपए का देंगे, हम 500 रुपए का देंगे। मैं यहाँ दोनों पार्टियों की बात कर रहा। कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस के लिए भी जो है चिंता का विषय है और ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है और देश की जनता के लिए भी चिंता का विषय है कि जनता तो लुटती पिटती रहेगी और फिर भी वो भाजपा को वोट देती रहेगी और ये फिर इनको लूटने पीटने का काम करेंगे। तो एक बात बताओ, ये कब तक जनता लूटेगी पीटेगी? ये भी तो कभी ना कभी जनता के अंदर जागरूकता आएगी, जनता की समझ बढ़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई हाँ दिन निकलेगा और कमल उगेगा, तो ये आने वाले टाइम में अब जनता मुझे अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बारीकी से सुना है आपने, लगता है सारे उनके भाषण याद है आपको। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे महेश जी आपसे है। देखिए कर्ज की बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसमें राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये खास 3 राज्यों की अगर मैं बात करूं, तीनों ही घाटे में चल रहे हैं। अभी लोन की का जो आप जिक्र कर रहे थे, सबने ले रखा है। अब ऐसे में ये फ्रीबीज की जो योजनाएं, तमाम वायदे, तमाम दावे, और आप भी पीछे नहीं रहे सर, आप लोगों ने भी खूब वायदे किए हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब उस बीच इन वायदों को पूरा करना कितना मुश्किल है, इस घाटे को देखते हुए, इस लोन को देखते हुए। देखिए एक चीज आपको समझना होगा निहाल जी कि भारत ने जो है, चलिए मैं ये क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है ना, खाद्य जो क्राइसिस की कोरोना की, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोगों का देश, और उसमें हमने किस तरह के इंतजाम किए, और कोई किसी की भी कोई इस तरह की शिकायत, जबकि ये लोग किस तरह से गले चीख के रुदाली कर रहे थे कि देखो जनता को ये मार देंगे, कोरोना के में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इधर केजरीवाल सरकार दारू बेचने में लगी हुई थी, इधर ये चिल्लाने में लगे हुए थे। हमने उसमें भी उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ भी की गई थी। नहीं तो जनता को मारा नहीं किया जी आपने। गंगा में नहर वे तैरती जा रही थी, वो क्यों जा रही थी गंगा में नहर तैरती हुई? और आप अभी तो श्रीमान जी कर्ज की आप बात कर रहे हो, और निया जी ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको ये बता दूं, आप वही लोग हो, आप हमसे मुंह मत खुलवाओ। आप प्लेग में जो है ना, प्लेग में आपके पास टीका नहीं होता था, आप भीख मांगते, कटोरा लेके भीख मांगते थे। आपके पास आत्मनिर्भर भारत के लिए 21 करोड़ रुपए भी नहीं थे कि आप किसी इंडस्ट्री को दो। 21 लाख करोड़ रुपया लेकर हम आए और हमने दिया। तो आप हमें मत बताओ, आप जो इस देश के महान अर्थशास्त्री के रूप में प्रधानमंत्री आप नियुक्त किए, वो श्रीमान जी हम क्या थे? हम तो इस देश को कहां से कहां लेकर आ गए और आपने इस देश का जो है क्या कर दिया? आप जरा इस पे भी चिंतन कर लीजिएगा। जब हमने देश की सत्ता संभाली तो आप लोगों के पास में खाने के लिए अन्न था, खाने के लिए अन्न था, शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। सबसे ज्यादा शासन भी तो आपने किया। नहीं तो इस देश को ये आत्मनिर्भर की बात कह रहे भाई, इस देश को आत्मनिर्भर तो कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने तो इस देश को लूट किया, इस देश का सारा खजाना खाली कर दिया। और अभी आप जो कर्ज की बात कर रहे थे, मैं बताऊं आज तक इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए
उन्होंने जितना कर्ज लिया उससे कई गुना ज्यादा जो है पिछले 9 साल में कर्ज ले लिया। अरे ये कर्ज आप थोड़ा ही चुकाएंगे, आने वाली पीढ़ी चुकाएगी, ये कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। कैसे ये कर्ज चुकेगा? और आप विकास की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी को विकास पुरुष बता रहे, युग पुरुष बता रहे। मैं बताऊं श्रीमान जी, जरा शांत रहिएगा। चौधरी, आप मैडम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी के कोट्स को जो है ज्यादा वो करता हूँ। इस देश में चौधरी चरण सिंह जी भी एक करके नहीं कर पा रहे हैं, ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इनके नेता को आज की डेट में इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको उसकी अक्षमता को कहीं कोस रहे होंगे अशोक गहलोत, जो संभाल नहीं पाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वहां की लड़ाई, कमलनाथ जैसे बुजुर्ग नेता को ये लोग सामने रख के जिस तरह से लड़ाई लड़े, जिस तरह से भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाले, और आज के डेट में वो एक प्रमाणिक केस जो है किसी तरह से राहुल गांधी इस देश के नहीं हो सकते हैं। वो जो बोलते हैं राहुल गांधी, वो बेसिक पैर की बात बोलते हैं, वो बिल्कुल लंपट तरीके से बात कहते हैं, जो मन में आता है वो पक देते हैं। तो ये जो चीज है ना अपने आप में दर्शाता है कि ये इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है महज जो है परिवार और गांधी के नाम के वजह से वो व्यक्ति आज कहीं राजनीति में सर्वाइव, एक सजा याफ्ता अपराधी होने के बावजूद भी वो इस देश में महिमा मंडित है। बेल पे व्यक्ति को, जिसको बेल मिला हुआ भ्रष्टाचार के मामले में, आज वो इनका सिरमोहर बना हुआ है। तो आप खुद लालू यादव, चलिए ठीक है, बात आपके पास राजनीति में आज के डेट में क्या सूचिता बची है जिसके बेसिस पे आप कह सको कि हाँ कांग्रेस जो है कहीं डिलीवर कर पाएगी, जनता को वो देख पाएगी, जनता से कनेक्ट हो पाएगी? नहीं सर, हम तो अपराधी है और आप दूध के धुले हैं। अरे आप तो वो पार्टी है जिनके अध्यक्ष भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है कुलदीप जी यहाँ रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और अपने दर्शकों को पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चलो।